डाल दीजिएगा, ठीक है, भाषा और व्याकरण दोनों में। हाँ चलिए, आप सभी का आवाज आ रही है ना? हाँ, आप सभी का जो है वो ज्योतिष विषय की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हम लोग पंचांग का अध्ययन कर रहे थे। कुछ जिज्ञासाएं आपकी हम लोगों ने उस दिन ली थी और पंचांग के संदर्भ में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन सब के संदर्भ में कुछ प्रश्नोत्तर और कुछ वीडियो पाठ्यांश आपको यथाक्रम प्रेषित किए जाएंगे। सामान्यतया ये परिभाषा है कि तिथि हम किसे कहते हैं? सूर्य चंद्रमा के गति से उत्पन्न होती है और एक तिथि का मान 12 अंश का होता है। वार के विषय में बताया था मैंने आपको कि पृथ्वी को केंद्र मान करके ग्रहों की जो स्थिति है उसमें चतुर्थ चतुर्थ के क्रम से वारों की स्थिति है। नक्षत्र जो हैं वो 27 होते हैं, अश्विनी, भरणी इत्यादि। योग भी 27 होते हैं और नक्षत्र जो हैं वो चंद्रमा जिस राशि में चलता है उसके आधार पर नक्षत्रों की गणना हम करते हैं। सूर्य चंद्रमा अपने मार्ग में कितनी बार मिलते हैं इसके आधार पर योग की चर्चा होती है। और तिथि के आधे भाग को हम करण कहते हैं, अर्थात एक तिथि का जो मान है वो जितना बड़ा है, तिथि मान लीजिए अगर 24 घंटे की है तो 12 घंटे का एक करण होगा। ये जो करण हैं ये करण दो तरह के होते हैं, चर करण और स्थिर करण। तो इन सब पर अलग अलग भी हम चर्चा करेंगे। आज पंचांग में कुछ ऐसे विषय हैं जिनका हम प्रयोग अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में करते हैं, उस पर हम आएंगे। पहले थोड़ा इको हो रहा है ना, पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उस दिन हम अंत में चर्चा कर रहे थे करण की। करण दो तरह के बताए थे हमने, एक चर करण और एक स्थिर करण। चर करण हर एक तिथि में भ्रमण करते हैं और कुल एक मास में 30 तिथियों में प्रत्येक दिन 2-2 करण जब होंगे तो 60 करण एक माह में आवृत्त होते हैं। उसमें से 4 जो हमारे स्थिर थे उनका नाम था शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुघ्न। इसकी भी चर्चा हमने की थी कि शकुनी जो स्थिर करण है वो कब आएगा, जो चर करण है वो कब आएगा, जो स्थिर करण है वो कब आएगा। तो देखिए, चतुर्दशी तिथि से, चतुर्दशी तिथि मतलब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या से एक पहले चतुर्दशी तिथि को, चतुर्दशी तिथि के 2 भाग करेंगे। इस दोनों में चतुर्दशी या शशिना विहीना, यहां पर शकुनी है। चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी है। अमावस्या वो एक देश में प्रसिद्ध है, चतुर्दशी में शकुनी है। इसके बाद अमावस्या आएगी। अमावस्या में चतुष्पद है और अमावस्या के ही 2 भाग हैं। उत्तरार्ध में नाग है और प्रतिपदा जो होगी किस पक्ष की, क्योंकि अमावस्या के बाद आई है तो ये होगी शुक्ल पक्ष की अमावस्या जो होगी उसको हम प्रतिपदा कहेंगे। उसमें पहले भाग में किंस्तुघ्न ये होगा। ये क्रम इसका प्रचलित है। चतुर्दशी तिथि से एक भाग करेंगे हम शकुनी उत्तरार्ध में, अमावस्या आएगी उसके बाद, उसके 2 भाग में चतुष्पद और नाग, और प्रतिपदा तिथि के पूर्वार्ध में किंस्तुघ्न। इसके बाद प्रतिपदा के उत्तरार्ध से, प्रतिपदा तिथि के उत्तरार्ध से, यहां तो नाग हो गया, किंस्तुघ्न हो गया यहां, और उसके बाद वव, द्वितीया में वालव, कौलव, तृतीया में वव, वालव, कौलव, तैतिल, चरकरण, उत्तरार्ध में गर, चतुर्थी तिथि में वणिज और उत्तरार्ध में विष्टि। चतुर्थी तिथि के उत्तरार्ध में
चतुर्थी तिथि में विष्टि। अब फिर से जब पंचमी तिथि आएगी तो पंचमी तिथि में फिर से वव, और पंचमी के उत्तरार्ध में, पंचमी के 2 भाग होंगे, पंचमी के उत्तरार्ध में हटा दीजिए, पंचमी के उत्तरार्ध में वालव। षष्ठी तिथि जब आएगी तो फिर हम कौलव, चर करण ही बार बार आवृत्त होंगे, वव, वालव, कौलव, और षष्ठी तिथि के उत्तरार्ध में तैतिल। सप्तमी में गर, पूर्वार्ध में गर, उत्तरार्ध में वणिज, और अष्टमी में फिर से आ जाएगी विष्टि पूर्वार्ध में। उसके बाद नवमी, जब अष्टमी का जब उत्तरार्ध आएगा, अष्टमी का जब सेकंड हाफ आएगा, फिर से वव शुरू हो जाएगा। मतलब तात्पर्य यह है कि करण जो है वो स्थिर करण तो निश्चित रूप से अमावस्या के चतुर्दशी के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से प्रारंभ होंगे, लेकिन जो चर करण हैं वो बार बार 7-7 क्रम से आवृत्त होंगे, और 8 आवृत्तियां इनकी पूरी होंगी, तब जाकर के ये पूरे मास में करण की व्यवस्था निर्माण करेंगे। ये जो विष्टिकरण है, यहां अष्टमी में विष्टिकरण आया, यहां पर देखेंगे चतुर्थी में विष्टिकरण आया। ये जो विष्टि नाम का करण है, इसको भी मुहूर्त में भद्रा नाम से जाना जाता है। तो एक तिथि का भेद जब हमने किया था, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, वहां पर भद्रा नाम की तिथि भी थी, और एक ये जो अष्टमी तिथि के पूर्वार्ध में जो आया, उसको भी हमारे यहाँ भद्रा संज्ञा से विचार किया जाता है। तो जिस व्यवहार में, लोक व्यवहार में जिस कालखंड को हम लोग छोड़ते हैं भद्रा के रूप में, उस भद्रा को विष्टिकरण का पर्यायवाची माना जाता है। विष्टि ही उस भद्रा का दूसरा नाम है। अब आप जब ये गणना करेंगे, अष्टमी को आया, अब ये पूर्णिमा को भी आता है, यही विष्टि पूर्णिमा को भी आती है। तो आप देखेंगे रक्षाबंधन में अथवा होलिका दहन में जो पूर्णिमा के पर्व हैं, उन पूर्णिमा के पर्वों में भद्रा काल का विचार किया जाता है, क्योंकि भद्रा उस तिथि के आधे भाग तक रहती है। जब तक वो तिथि आधी न बीत जाए, तब तक वो विष्टि का काल उसमें विद्यमान रहता है। तो भद्रा तिथि शुभ होती है, लेकिन ये जो करण का विष्टि का भाग है, ये भाग सामान्य शुभ कार्यों के लिए निंदित है, इसका निषेध किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जब हम तिथि की बात, करण की बात करते हैं, और एक और इसमें हम ये बताना चाहेंगे, देखिए जैसे हमारे यहाँ जो मास का प्रारंभ होता है ना, महीने का प्रारंभ जो भारतीय ज्योतिष के अनुसार, व्यवहार में तो हम पूर्णिमा से महीने को पूरा करते हैं, लेकिन भारतीय ज्योतिष में जो महीने का लक्षण है, महीना किसको कहते हैं, तो अमावस्या एक महीने की समाप्त हो गई। अब अमावस्या के बाद जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ, तो अब अगली अमावस्या तक, मतलब एक अमावस्या से, एक अमावस्या के समाप्ति से दूसरे अमावस्या के समाप्ति तक के समय को हम एक महीना कहते हैं। चांद्रमास जो हम सामान्य व्यवहार करते हैं, वो अमावस्या से अमावस्या तक की दूरी को हम, अमावस्या से और अमावस्या तक की दूरी को हम एक चांद्रमास कहते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब भद्रा आएगी, जब जब विष्टिकरण आएगा, तो उसको हम भद्रा नाम से जानेंगे। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमावस्या से अमावस्या के बीच में, अमावस्या के बाद की पहली तिथि को हम एक कहेंगे, और 1, 2, 3 से प्रारंभ करेंगे। जो 15 नंबर की तिथि होगी, जो 15 संख्या की तिथि होती है, वो पूर्णिमा होगी। इधर पंचांगों में, उत्तर भारत में आपको ये 15 की जगह 30 संख्या लिखी हुई दिखाई देगी, क्योंकि हम लोग जो मास का प्रारंभ करते हैं वो सिद्धांत के अनुसार तो अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष का प्रारंभ करना चाहिए, और शुक्ल से ही प्रारंभ करते हैं। लेकिन अमावस्या से अमावस्या तक हम जब जाएंगे, तो अमावस्या में संख्या 30 हो जाएगी, अर्थात 30 मतलब वो महीना पूरा हो गया। अब इस बीच में आपको किसी भी दिन का कोई करण जानना है। मान लीजिए
किसी भी दिनांक में आपको करण जानना है तो आप क्या करेंगे, तिथि के आधार पर आप करण का ज्ञान कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अमावस्या से 15वें दिन कौन हो जाएगी? पूर्णिमा होगी। पूर्णिमा के बाद जब प्रतिपदा आएगी, द्वितीया आएगी, क्योंकि तिथियां तो 15 ही होंगी और महीने में कुल तिथियां 30 होंगी, तो 15 के बाद जो तिथि आएगी वो तिथि पूर्णिमा के बाद जो पहली तिथि होगी उसको गणना में हम 16 गिनेंगे, कहेंगे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, लेकिन उस महीने की वो 16वीं तिथि होगी। जब हम द्वितीया कहेंगे शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में जिस पक्ष में पूर्णिमा को आना है, तो जब हम शुक्ल पक्ष की बात करेंगे, जैसे हमने अमावस्या बीत गई तो पूर्णिमा को हमने 15 कहा, और पूर्णिमा के बाद जब हमारा कृष्ण पक्ष शुरू हुआ तो कृष्ण पक्ष की पहली तिथि जो है वो 16वीं होगी, कृष्ण पक्ष की दूसरी तिथि जो है वो 17वीं होगी। अगर हम तिथियों में कहते हैं 12 मतलब द्वादशी, 12वीं तिथि, ये कृष्ण पक्ष में भी हो सकती है, ये शुक्ल पक्ष में भी हो सकती है, लेकिन यदि ये 12 केवल कहा गया है तो इससे हम ये जानेंगे कि अमावस्या के बाद उस महीने की 12वीं तिथि ये है, मतलब ये शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। और यदि हम इसको 27 लिख दें, 27 लिख दें तो ये क्या होगी, ये भी 12वीं तिथि ही होगी, क्योंकि 15 दिन में तो क्या हो गया था, पूर्णिमा हो गई थी, उसके बाद 12 तिथियों के बाद 27 होने पर ये 12वीं तिथि ही हुई। तो तात्पर्य यह है कहने का कि 1 से लेकर 15 तक की गिनती जब हम गिनते हैं तो कृष्ण पक्ष में भी 15 होते हैं और शुक्ल पक्ष में भी 15 होते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष की गणना जब हम करते हैं तो 1 से 15 तक करते हैं, और पूर्णिमा के बाद जब हम गणना करते हैं 1 से 15 की, तो वो गणित में 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह से 30 तक गणना की जाती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हम करण का कोई ज्ञान करेंगे, उदाहरण के लिए आज मान लीजिए पंचमी तिथि है, और अगर पंचमी तिथि मान लीजिए पंचमी तिथि है और वो है कृष्ण पक्ष की है, कृष्ण पक्ष की है, अर्थात अमावस्या के बाद की नहीं है, ये पूर्णिमा के बाद की है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस किसी कृष्ण पक्ष की ये पंचमी है उससे पहले उस महीने में शुक्ल पक्ष बीत चुका है, तो शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां प्लस कृष्ण पक्ष की पंचमी है, तो कुल मिलाकर ये 20वीं तिथि इस महीने की है। अगर कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है तो इस महीने की ये 20वीं तिथि है। लेकिन अगर हम कहते हैं शुक्ल पक्ष की पंचमी है तो वो पंचमी मतलब सीधे पंचमी तिथि है। यदि हम कहते हैं कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है तो उसका तात्पर्य होता है 15 तिथियां तो पूर्णिमा तक बीती हैं, इसमें प्लस हम 9 करेंगे, ये 24वीं तिथि है, उस महीने की ये 24वीं तिथि है, क्योंकि 6 दिन बाद जब पूर्णिमा आएगी तो वो महीना 6 दिन बाद जब वो अमावस्या आएगी तो मास पूरा हो जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से आपको यह ध्यान रखना है कि जब हम तिथियों की गणना करते हैं तो अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, उसमें हम 1 से गणना प्रारंभ करते हैं 15 तक, और अमावस्या के पूर्णिमा के बाद जब हम अमावस्या तक पुनः गणना करते हैं तो 16 से लेकर के 30 तक की गणना होती है। तो 30 का तात्पर्य ज्योतिष में 30 का तात्पर्य अमावस्या है, यह ध्यान रखना है। अब हमको किसी भी तिथि का यदि करण ज्ञान करना है तो हम क्या करेंगे, सामान्य नियम है कि गत तिथि जान लीजिए। मान लीजिए आपको यह जानना है कि पंचमी तिथि को शुक्ल पक्ष की, प्रश्न है कि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कौन सा करण होगा, यह अगर सामान्य प्रश्न है तो एक इसका सामान्य गणितीय सूत्र है कि जो तिथि है वर्तमान तिथि उसमें से आप 1 घटा दीजिए, वर्तमान तिथि में से 1 घटा दीजिए, 1 घटा दिए आप, तो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, आपको करण जानना है तो 5 में से आप 1 घटा देंगे तो ये आपके पास 4 मान आएगा। और एक तिथि में 2 करण होते हैं तो घटे हुए इस 4 को 2 से गुणा कर दीजिए तो कुल संख्या आपके पास 8 आ गई। इसका नियम है पूर्वार्धे कर्णम बवाद गत तिथि ही द्विघ्न, आपने 2 से गुणा कर दिया
पूर्वार्धे करणम बवाद गत तिथि हो गया। गत तिथि को आपने विघ्न 2 से गुणा कर दिया और अदृतष्टा इस 8 को 7 से भाग दीजिए, क्योंकि 7 करण हैं, वव वालव कौलव तैतिल, ये चर करण का ही हम ज्ञान करते हैं, क्योंकि स्थिर करण तो नियत है कि अमुक तिथि के अमुक भाग पर वो आएंगी। तो 8 में 7 का भाग देंगे तो जो आपके पास शेष आएगा, लब्धि भी 1 आएगी, भाग देने पर 8 में 7 से भाग देंगे, लब्धि भी 1 आएगी और शेष भी 1 आएगा। जो आपका शेष आता है वही आपका उस तिथि का पूर्वार्ध में करण होता है। तो पंचमी में 1 शेष आया, मतलब शुक्ल पक्ष की पंचमी में जो पहला करण है वव करण, वो पूर्वार्ध में रहेगा। शुक्ल पक्ष की पंचमी में पहला करण रहेगा, पूर्वार्ध है ना। इसके बाद अब चलिए अब देखिए, हमको कृष्ण पक्ष की पंचमी में जानना है। तो कृष्ण पक्ष की पंचमी में जानने के लिए हम क्या करेंगे, 15 चूंकि कृष्ण पक्ष को जानना है तो पूर्णिमा बीत चुकी है, तो पूर्णिमा के लिए हम 15 और पंचमी के लिए हम 5 जोड़ेंगे, तो ये आपके पास 20 संख्या हो गई। इस 20 को हम 8 से भाग देंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे पहले, क्योंकि प्रत्येक तिथि में 2 करण है, और 8 से भाग देने पर जब 40 को हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि 40 में 7 करण की आवृत्तियां होनी हैं, चर करण हमारे पास 7 हैं। जब 7 से हमने भाग दिया तो देखिए लब्धि मैंने भाग देने पर जो आपका क्वेश्चन आया वो आपका आया 7 × 5 = 35, 5 आया, और शेष जो आया वो भी 5 आया। तो शेष जब 5 आया तो आप क्या करेंगे, वव वालव कौलव तैतिल गर, ये 5वां हुआ। तो कृष्ण पक्ष की पंचमी में जो पहला करण होगा वो गर होगा। इस तरह से हमारे यहां करण की गणना की जाती है। तो सामान्यतः आप तिथि से भी गिन सकते हैं, प्रत्येक तिथि में 2-2 है, लेकिन सूत्र के अनुसार आप करण की गणना पूर्वार्धे करणम बवाद गत तिथि द्विघ्नद्रतष्टा भवेत, ये नियम है। जिस भी किसी तिथि में आपको करण जानना है उस तिथि को 2 से गुणा करके 7 से भाग दे दीजिए। जो आपके पास लब्धि को छोड़ दीजिए, लब्धि मतलब 7 चक्र का कितना रोटेशन हुआ, लेकिन जो शेष आया वो शेष आपका उस पर्टिकुलर तिथि का पूर्वार्ध में आने वाला करण होता है। तो इस करण का प्रयोग कहाँ होता है, करण के प्रयोग हमारे यहाँ विशेषतया मुहूर्त में हम सम्मर्घता और महर्घता, कब वस्तुओं में महंगाई बढ़ेगी, कब वस्तुओं में न्यूनता आएगी दर में, इसके ज्ञान के लिए हमारे यहाँ किया जाता है। और भी कई सिद्धांत हैं, जैसे हम जब विचार करते हैं सूर्य के संक्रमण का, तो सूर्य का संक्रमण जिस करण में होता है उसके आधार पर संहिता में राष्ट्र के लिए, स्थान विशेष के लिए अलग अलग फल बताए गए हैं कि वव करण में सूर्य जब संक्रमण करे तो सामूहिक रूप से किन किन फलों को देखा जाता है। तो ये एक विशेष पक्ष है। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और पाठ्यक्रम में एक विषय होता है हमारे यहां पंचांग में अयन। एक पक्ष है अयन और दूसरा विषय है गोल। इन दोनों को थोड़ा हम चर्चा करेंगे। पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र और योग करण के बाद अयन और गोल की भूमिका है। अयन किसे कहते हैं और गोल किसे कहते हैं? तो अयन जो है वो हम कहते हैं मार्ग को, जिस मार्ग पर ग्रह चलता है उसको हम अयन कहते हैं। और गोल किसे कहते हैं? गोल मतलब ये ब्रह्मांड के आकाश का जो आकृति है वो गोल है। इस गोल को 2 भाग में गणना के लिए बांटा गया है। जैसे खरबूजे को या किसी गोल पदार्थ को 2 भाग में हम बांटते हैं, वैसे ही हमारे ब्रह्मांड के सूर्य के वृत्त से 2 भाग की पृथ्वी को 2 भाग में बांटा गया है, जिसको विषुवत वृत्त के उत्तर में हम उत्तरी गोल कहते हैं और विषुवत वृत्त के दक्षिण में हम दक्षिण गोल कहते हैं। तो गोल क्या है? पृथ्वी का, या हम यूं कहें ज्योतिष की भाषा में आकाश का पृथ्वी के बीचों बीच 2 भाग में आवंटन, विभाजन, इसको हम गोल कहते हैं। और अयन क्या है? अयन है चलने वाला मार्ग। अब देखिए हमारे यहां
यहाँ मेष राशि है, तो मेष राशि से ये हम मानते हैं कि पूर्व दिशा में राशियों का जब विन्यास है तो पूर्व दिशा में बीच में जहां सूर्य उदित होता है एकदम 0 डिग्री पर, जिस दिन दिन रात बराबर होते हैं, जैसा हमने बताया था आपको पिछली कक्षा में कि अप्रैल में या मार्च 21 को आधुनिक गणना के अनुसार और सितंबर 22 को दिन रात बराबर होते हैं, उस दिन सूर्य मेष राशि में रहता है, एकदम आपके पूर्व बिंदु पर रहता है। उस पूर्व बिंदु से आप देखेंगे, उस पूर्व बिंदु माने ईस्ट पॉइंट से धीरे धीरे सूर्य उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जाता है। अगर आप किसी एक दिन सूर्य को यहां उदित होते देख रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद 2-3 महीने के बाद आप इस तरफ उदित होते देखेंगे, 2-3 महीने के बाद थोड़ा इस तरफ देखेंगे, और साल में 2 दिन आप, वर्ष में 2 दिन आप एकदम बीचों बीच देखेंगे। ये जो सूर्य का पूर्व से उत्तर और दक्षिण जाना है, ये अयन के कारण है, ये उसके मार्ग के कारण है। तो देखिए, पूर्व में जब मेष राशि में सूर्य रहता है तो वो एकदम मिड पॉइंट पे रहता है, पूर्व बिंदु पे रहता है। अब मेष राशि से सूर्य मेष से वृष की ओर गया, इसके बाद मिथुन की ओर गया, मेष से वृष में गया, वृष से मिथुन में गया, और उसके बाद फिर मिथुन से वो कर्क में आया, कर्क से वो सिंह में आया, और सिंह से फिर वो कन्या में आया। तो पूर्व बिंदु से 3 राशि वो उत्तर की ओर गया, इसको हम कहते हैं, ये उत्तर भाग है और ये दक्षिण भाग है। तो गोल और अयन का हम कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो मेष से वृष की ओर गया, वृष से मिथुन की ओर गया, मिथुन से कर्क की ओर गया, कर्क से सिंह की ओर गया, सिंह से कन्या की ओर गया। ये जो पूर्व का बिंदु है, इसके 6 राशि उत्तर में, अर्थात जब सूर्य मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या इन 6 राशियों में रहा तो वो उत्तर गोल में रहा। उत्तर गोल मतलब ये विषुवत वृत्त है, तो विषुवत वृत्त के उत्तर में सूर्य रहा जब तक वो मेष, वृष, मिथुन में, और मिथुन से फिर तिर्यक। ये तिरछा क्यों किया हमने? क्योंकि सूर्य का जो भ्रमण वृत्त है ना, वो इस तरह तिरछा है, इस तरह से तिरछा है। तो ये जो 3 राशि में सूर्य गया उत्तर में और फिर वो आया, तो ये इसकी स्थिति जो है वो उत्तर में ही रही। तो इसको हम कहते हैं गोल। जब सूर्य मेष राशि से लेकर के और कन्या राशि के अंत तक रहे, अर्थात जब तक वो तुला राशि में न आ जाए, उसको हम कहते हैं सूर्य उत्तर गोल में है। ठीक इसी तरह अब कन्या के बाद जब सूर्य तुला में आया, तुला के बाद सूर्य वृश्चिक में आया, वृश्चिक के बाद सूर्य धनु में आया, और धनु के बाद फिर सूर्य मकर में गया, फिर कुंभ में आया और फिर मीन में आया। तो तुला से लेकर के मीन तक की जो स्थिति है 6 राशियों की, वो स्थिति दक्षिण गोल की है। तो उत्तर गोल और दक्षिण गोल का एक यह सामान्य सिद्धांत है कि जब भी कोई ग्रह या विशेषकर सूर्य, जो व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं, सूर्य मेष से लेकर के कन्या तक रहे तो उसको हम उत्तर गोल में कहते हैं, और तुला से लेकर के मीन तक रहे तो उसको हम दक्षिण गोल में कहते हैं। ये गोल का विषय है। अब एक अगला विषय है अयन। अयन मतलब है मार्ग। अयन मतलब क्या है? मार्ग। मार्ग मतलब वो किस दिशा में चला। देखिए, ये गोल को बांटने वाला तो ये है विषुवत वृत्त, जिसने बता दिया कि मेष से लेकर के कन्या तक में उत्तर गोल है और तुला से लेकर मीन तक में दक्षिण गोल है। अयन क्या है? जब सूर्य मेष में था तब वो किस तरफ बढ़ रहा था? उत्तर की ओर चल रहा था, उत्तराभिमुख था। लेकिन जब सूर्य मिथुन में आ गया, मिथुन में आने के बाद कर्क की ओर चला, गोल तो उसका उत्तर ही रहा क्योंकि वो विषुवत वृत्त के उत्तर में है, इसलिए गोल उसका उत्तर ही रहा, परंतु उसका मुख, उसका अयन, उसका रास्ता, उसका चलने का मार्ग दक्षिण दिशा की ओर हो गया, क्योंकि यहां पर मिथुन राशि में जाने के बाद सूर्य इस तरफ आने लगा।
जब तक वो इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो उत्तर गोल में ही है, लेकिन रास्ता उसने यहां से दक्षिण के लिए ले लिया। तो इसको हम कहते हैं कि सूर्य जब मिथुन राशि पूरा कर लिया, कर्क में जैसे ही प्रवेश किया, गोल तो उसका दक्षिण ही रहा, लेकिन अयन उसका गोल तो उसका उत्तर ही रहा, अयन उसका दक्षिण हो गया, क्योंकि वो दक्षिण की तरफ चलना शुरू कर दिया। है वो उत्तर में, लेकिन दिशा उसकी दक्षिण हो गई। और वो जब चलते चलते यहां से क्रॉस करते हुए धनु तक आया, धनु तक जब वो आया तो दक्षिण की तरफ ही चला, लेकिन जैसे ही धनु की संक्रांति होने के बाद मकर की संक्रांति हुई तो वो उत्तर दिशा में चलना शुरू हो गया। है वो दक्षिण में, मकर में जब रहेगा तो हमारा दिन जो है वो छोटा ही होगा, रात्रि बड़ी ही होगी, लेकिन धीरे धीरे दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो मकर में आने के बाद वो है दक्षिण गोल में, लेकिन अयन जो है उसको हम कहते हैं कि वो उत्तर अयन की ओर चलना शुरू हो गया, उसका रास्ता उत्तरायण की ओर हो गया। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समाज में सामान्यतया गोल और अयन को एक साथ मिला देते हैं। हम ये जानते हैं कि मेष उत्तरायण जब होता है तो मेष राशि से लेकर के तुला तक में सूर्य है तो वो उत्तर गोल है, और मकर से लेकर के मकर से चलना शुरू हुआ और जब तक वो मिथुन में चलेगा तब तक वो उत्तर में ही चल रहा है। इसका आशय क्या है कि अयन और गोल कभी कभी एक भी हो सकते हैं, अयन और गोल कभी कभी भिन्न भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर वृष राशि में सूर्य है तो वृष राशि में अगर सूर्य है तो वो उत्तर की दिशा में जा रहा है, तो उसका वृष राशि में जो सूर्य है उसका गोल भी उत्तर है और उसका अयन भी उत्तर है, क्योंकि वो वृष राशि में है। लेकिन अगर सूर्य सिंह राशि में है तो उसका गोल तो उत्तर है, लेकिन मार्ग उसका दक्षिण की ओर है। सिंह राशि में रहने पर गोल उत्तर हुआ, लेकिन अयन उसका दक्षिण हो गया। हम इस तरफ आए, मकर राशि में जब सूर्य है तो उसका अयन उत्तर हो गया। हम ये कहते हैं ना उत्तरायण, अभी जब संक्रांति होगी जनवरी में तो हम कहते हैं मकर संक्रांति का इसलिए महत्व है क्योंकि उस दिन से सूर्य हमारा उत्तर की ओर चलना शुरू हो जाता है। एक्चुअल पोजीशन उसकी पृथ्वी के दक्षिण भाग में ही रहती है। आप देखेंगे जनवरी में भी दक्षिण भाग में है, तभी हमारा दिन छोटा रात्रि बड़ी होती है, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो मकर में रहने पर सूर्य के हम ये कहते हैं कि दिन हमारा बड़ा होना शुरू हो गया। अयन भले ही हमारा उत्तर है, लेकिन गोल उस समय दक्षिण रहता है। इसलिए कुछ मुहूर्त हमारे अयन के आधार पर हैं और कुछ मुहूर्त हमारे गोल के आधार पर हैं। सामान्यतया अयन और गोल में हम भ्रम चकित हो जाते हैं, उत्तरायण को ही हम उत्तर गोल मान लेते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण है निष्कर्ष रूप में जानने लायक कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 राशियों में ये हमारा उत्तर गोल है। और तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये हमारा दक्षिण गोल है। लेकिन जब हम अयन की बात करते हैं तो मकर से, मकर मतलब यहां से हम शुरू करेंगे, मकर, कुंभ, मीन और मेष, वृष, मिथुन, ये जो 3 है, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, ये 6 जो हैं ये उत्तरायण कहलाते हैं, उत्तरायण। और इसके बचे हुए 6 जो हैं अर्थात कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, ये जो 6 हैं ये दक्षिणायन कहलाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि गोल में और अयन में थोड़ा मौलिक अंतर है। गोल हम विषुवत वृत्त के उत्तर दक्षिण रहने पर हम निर्धारण करते हैं, और अयन हम सूर्य के जिस दिशा में प्रवृत्ति है चलने की उसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं। तो
ये प्रश्न सामान्यतया बनता है कि तुला राशि में यदि सूर्य है तो गोल कौन सा होगा और अयन कौन सा होगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए तुला राशि में गोल भी दक्षिण है और अयन भी दक्षिण है। लेकिन यदि हम ये बात करें कि मीन राशि में गोल क्या होगा और अयन क्या होगा, तो मीन राशि में हम गोल की बात करेंगे तो गोल दक्षिण हो जाता है और अयन हमारा उत्तर हो जाता है। तो गोल और अयन दोनों कभी कभी समान भी हो सकते हैं, कभी कभी विषम भी हो सकते हैं। अयन और गोल के आधार पर उत्तरायण में कौन कौन से काम करने चाहिए, दक्षिणायन में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, उत्तर गोल में कौन कौन से काम करने चाहिए, दक्षिण गोल में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इस सब का विधान मुहूर्त शास्त्र में आया है। तो ये गोल और अयन का कंसेप्ट हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक छोटी सी चीज है जो है पक्ष। पक्ष क्या है? एक माह में 2 पक्ष हैं। जैसे मैंने बताया आपको, एक माह ऐसा है जिसके अंत में पूर्णिमा आती है। तो पूर्णिमा जिस पक्ष के अंत, पक्ष मतलब 15 दिनों का समूह। अब 15 दिनों के समूह में मान लीजिए अमावस्या से हम महीना पूरा करते हैं, उसके बाद जब पूर्णिमा आएगी तो अमावस्या के बाद जो पहली तिथि होगी वहां से जब हम पूर्णिमा तक जाएंगे तो वो पूरा पक्ष जो है, जो पूर्णिमा की ओर बढ़ रहा है, उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष मतलब चंद्रमा धीरे धीरे शुक्लता को प्राप्त कर रहा है और पूर्णिमा के दिन वो पूर्ण हो जाएगा। इस स्थिति को हमारे यहाँ पूर्णिमा का नाम दिया गया है। और जब हम शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पूरी कर लेंगे उसके बाद जो है स्थिति, वो अमावस्या की ओर जब हम बढ़ेंगे तो उसको कृष्ण पक्ष कहा गया है। कृष्ण पक्ष मतलब धीरे धीरे चंद्रमा कृष्णता को प्राप्त कर रहा है। गणितीय कारण क्या है इसका? कृष्ण पक्ष में क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं। तो सूर्य चंद्रमा के ऊपरी भाग पर होता है, तो चंद्रमा का ऊपरी भाग है ना, स्थिति आकाश में क्या बनती है कि ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, यहां पर हम निवास करते हैं। तो जब सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा का ऊपरी भाग प्रकाशित होता है तो पृथ्वी के तरफ वाला जो भाग है वो सारा अंधेरे में रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि अंश कला विकला पर होते हैं तो अमावस्या होती है और उस दिन पृथ्वी पर चंद्रमा का अंधेरा भाग, अदृश्य भाग, जो कृष्ण भाग है वो दिखाई देता है और इसीलिए हम उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं और अमावस्या को हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। और यही कारण है कि अमावस्या को ही यह स्थिति बनती है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ सकता है। अब यह अमावस्या यदि दिन में आ जाए, ये अमावस्या रात्रि में आएगी तब तो चंद्रमा दिखाई दे या ना दे, लेकिन अमावस्या यदि दिन में आ जाए तो दिन में आने पर निकटता अगर बन जाए तो कभी कभी, वो अलग कंसेप्ट है, कभी कभी अमावस्या को सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है, अन्यथा अन्य तिथियों में सूर्य ग्रहण की स्थिति नहीं बनती। तो यह महत्वपूर्ण बात है कि जब भी सूर्य ग्रहण होगा अमावस्या को ही होगा, क्योंकि आकाशीय स्थिति ऐसी होती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा अमावस्या को, अर्थात एक राशि, एक अंश, एक कला विकला पर रहने पर ही ग्रहण की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। पूर्णिमा की क्या स्थिति होती है? पूर्णिमा मतलब 15वीं तिथि। तो मैंने बताया था आपको कि एक तिथि का मान 12 अंश का है। तो 15वीं तिथि में क्या होता है कि मान लीजिए सूर्य यहां है और चंद्रमा भ्रमण करते करते यहां पर है, चंद्रमा यहां पर है। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों जब आमने सामने होते हैं तो सूर्य की सभी किरणें चंद्रमा के ऐसे भाग में, ऊर्ध्व भाग में पड़ती हैं जो बीच में रहने वाला, जो पृथ्वी पर रहने वाला कोई व्यक्ति है उसको साक्षात चंद्रमा का पूरा भाग दिखाई देता है। अब अगर ये भाग बीचों बीच दिखाई दे दिया उसको तो चंद्रमा का ग्रहण हो जाता है। उदाहरण के लिए कैसे होता है देखिए, इसको और सहजता से हम समझ लेते हैं। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ चंद्रमा की कक्षा है। अब क्या होता है, सूर्य से ये पृथ्वी है, ये सूर्य है और अमावस्या को 180 अंश की दूरी पर
यहां पर अगर चंद्रमा है तो सूर्य की किरणें, अमावस्या पूर्णिमा की बात कर रहा हूं मैं, सूर्य की अगर किरणें पृथ्वी पर पड़ी और पृथ्वी की छाया, जब सूर्य बड़ा बिंब है, सूर्य बड़ा है, पृथ्वी छोटी है, तो इसकी जब छाया पड़ेगी तो इसकी छाया सूची तिरछी होती हुई चंद्रमा को स्पर्श करेगी। ऐसी स्थिति में पृथ्वी के इस भाग को तो चंद्रमा दिखाई देगा, लेकिन इस छाया में आने के कारण चंद्रमा का ये भाग जो है वो पृथ्वी के इस भाग वाले व्यक्ति को अदृश्य हो जाएगा और चंद्र ग्रहण की स्थिति पूर्णिमा में बन जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के परिवर्तन से ही पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और अमावस्या को सूर्य ग्रहण होने की स्थिति बनती है। ये दोनों पक्ष हमारे मिल करके, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष मिल करके हमारे यहां एक चांद्रमास का निर्माण होता है। एक अंतिम बात कह के हम पूरा करेंगे। अमावस्या जो होती है उस दिन चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता, तो अमावस्या जब दिखाई नहीं देता तो अमावस्या से कुछ दिन पहले से ही तिथियों का अशुभ होना शुरू हो जाता है। और पूर्णिमा में चंद्रमा हमको पूरा दिखाई देता है, इसीलिए जब चंद्रमा हमको दिखाई दे उससे 5 दिन पहले और 5 दिन बाद, अर्थात पूर्णिमा से 5 दिन पहले शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष चलेगा तभी पूर्णिमा आएगी, तो शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रहती है और पूर्णिमा के 5 दिन बाद तक कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि रहती है। क्योंकि पूर्णिमा बीच में है, 5 दिन पहले शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा से पहले शुक्ल पक्ष की 10वीं थी और पूर्णिमा के बाद भी कृष्ण पक्ष की 5वीं रहेगी। इतनी अवधि तक चंद्रमा आधे से अधिक दिखाई देता है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद जब कृष्ण पक्ष शुरू होता है तो धीरे धीरे चंद्रमा घटना शुरू होता है और अमावस्या तक घटता है, लेकिन 5वीं तक चंद्रमा आधे से कम ही घटा रहता है। इसलिए एक सामान्य नियम है कि शुक्ल पक्ष की 10वीं से और कृष्ण पक्ष की 5वीं तक शुभ काम करने के लिए चंद्रमा बलवान रहता है, अर्थात इन तिथियों को नैसर्गिक रूप से शुभ माना जाता है। क्योंकि चंद्रमा की स्थिति आधे से अधिक शुक्ल पक्ष में बढ़ते बढ़ते वो पूर्णिमा के निकट आ जाता है, इसलिए शुक्ल पक्ष की 10वीं के बाद चंद्रमा आधे से अधिक दिखाई देता है और पूर्णिमा बीतने के बाद चंद्रमा कृष्ण पक्ष की 5वीं तक भी आधे से अधिक रहता है। तो इस दोनों स्थिति में चंद्रमा शुभ कार्यों के लिए रहता है। शेष जो समय है, अर्थात अमावस्या के दोनों तरफ, अमावस्या से पहले कृष्ण पक्ष की 10वीं और अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की 5वीं, तो कभी कभी देखेंगे आप कि कृष्ण पक्ष में भी 5वीं तक अच्छे अच्छे मुहूर्त मिल जाते हैं, लेकिन एक परंपरा है कि कृष्ण पक्ष है, अमावस्या है, तो कैसे शुभ काम होगा। लेकिन 5वीं तक चंद्रमा के अधिक भाग के दृश्य रहने के कारण कृष्ण पक्ष में मुहूर्त बनता है और अमावस्या के दोनों तरफ कृष्ण पक्ष की 10वीं के बाद चंद्रमा आधे से कम रहता है और शुक्ल पक्ष की 5वीं तक भी वो अभी आधे के कम, वृद्धि तो होने लगती है अमावस्या के बाद, लेकिन 5वीं तक वो आधे से कम ही रहता है, इसीलिए चंद्रमा उस समय भी अशुभ कहा जाता है। तो कृष्ण पक्ष की 10वीं से शुक्ल पक्ष की 5वीं तक चंद्रमा तिथि के लिए निंदित कहा गया है और शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक, चूंकि बीच में पूर्णिमा आ रही है, तो चंद्रमा हमारा बलवान होता है। तो बलवान चंद्रमा और कमजोर चंद्रमा, इस तरह का जो विचार मुहूर्तों में किया जाता है वो पूर्णिमा और अमावस्या के दोनों तरफ स्थिति को देख करके आकलन किया जाता है। इसके बाद एक और कक्षा होगी पंचांग में, जिसमें हम लोग ऋतु, मास इत्यादि की व्यवस्था की चर्चा करेंगे। आज की कक्षा के लिए पाठ्यांश हम यहीं पूर्ण करते हैं। आपकी अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप रख सकते हैं।